प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी पूरक पठन पुस्तिका संचयन से पहला पाठ हरिहर काका पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। तो बच्चों, इस कहानी का कुछ अंश हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आइए कहानी के पढ़े हुए अंश पर एक नज़र डालते हैं। हरिहर काका निसंतान थे। हरिहर काका के भाई और ठाकुर बारी के महंत दोनों की नज़र उनके 15 बीघे ज़मीन पर थी और दोनों किसी न किसी तरीके से ज़मीन अपने नाम लिखवा लेना चाहते थे। महंत ने जब देखा कि सीधी तरीके से बात नहीं बन रही है तो उन्होंने हरिहर काका का अपहरण करवा लिया। जब हरिहर काका के भाई पुलिस के साथ ठाकुर बारी पहुंचे तब तलाशी के दौरान हरिहर काका बड़ी दयनीय अवस्था में मिले। हरिहर काका ने पुलिस के महंत के खिलाफ बयान दर्ज कराते हुए बताया कि महंत ने उनसे कुछ कागजों पर अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले लिए हैं। हरिहर काका को उनके भाई अपने साथ घर ले आए और बड़ी सुरक्षा के साथ उन्हें रखने लगे। हरिहर काका अब तक समझ चुके थे कि अब जीते जी वे अपनी ज़मीन किसी के भी नाम नहीं लिखेंगे। और इधर हरिहर काका के भाई और उनके अन्य रिश्तेदार उन्हें समझा रहे थे कि अगर महंत की गिद्ध दृष्टि से बचना है तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वे कानूनी तरीके से अपनी ज़मीन भतीजों के नाम लिख दें। तो आइए कहानी के अगले अंश को हम पढ़ते हैं। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाना, इनकार कर देना। कहते, मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी। स्वतः मतलब अपने आप, इसीलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं, जबरन मतलब जबरदस्ती, उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, केवल यही चर्चा रहती कि हरिहर काका अपनी ज़मीन भाइयों के नाम या भतीजों के नाम लिख दें। लेकिन हरिहर काका अब साफ मना कर देते और कहते कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद पर कोई हक जमाने वाला नहीं है। वो अपने आप ही तुम्हें मिल जाएगी, इसलिए अभी उसे तुम्हारे नाम लिखने का कोई अर्थ नहीं है। और रही बात जो महंत ने जबरदस्ती अंगूठे के निशान ले लिए हैं, तो उसके खिलाफ मैंने मुकदमा कर दिया है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। राजी होना, तैयार हो जाना, स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद सोते और जागते थे, हथियार लेकर सामने खड़े थे। कह रहे थे, सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। तो अब भाई जब समझाते समझाते थक गए, अब उन्होंने हरिहर काका को डांटना और उन पर अन्य तरीकों से दबाव देना शुरू कर दिया। हरिहर काका किसी भी तरीके से तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ ये बात कह दी थी कि वो जीते जी अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। अब जब भाइयों ने देखा कि हरिहर काका पर
किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा है तो उन्होंने एक रात वही रूप धारण कर लिया जो ठाकुरबाड़ी के महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। वैसे ही क्रूर रूप में वो सामने आए। हरिहर काका को अब अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उनके अपने वही सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे। ये वही हरिहर काका समझ नहीं पा रहे थे कि ये वही भाई हैं जो हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए तैयार रहते थे, उन्हें अपना अखंड हिस्सा समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे। मतलब जितनी देर हरिहर काका सोते उतनी देर ही भाई सोते थे, और जब हरिहर काका जागते तो उनके भाई उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ तैयार रहते, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। आज वही भाई जो उनकी सुरक्षा के लिए तैयार रहते थे, आज वही भाई हथियार लेकर उनके सामने खड़े हैं। कह रहे थे, सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे, गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। तो ये वही भाई हैं, हथियार लेके उनके सामने खड़े थे और उनसे कह रहे थे कि हम जहां जहां कह रहे हैं वहां वहां कागजों पर अंगूठे के निशान लगा दो, नहीं तो हम तुम्हें मार कर यहीं घर के अंदर दफना देंगे, यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे, और गांव वालों को इसकी खबर तक भी नहीं होगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति से ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। वरण करना मतलब चुनना। हरिहर काका ने सोच लिया कि अब ये सब एक ही बार उन्हें मार दें, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेसर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। तो अब हरिहर काका पहले की तरह अज्ञानी नहीं रह गए थे, वे सचेत हो गए थे। अज्ञान की स्थिति में मनुष्य को मृत्यु से डर लगता है। ठीक है, अगर पहले वाली बात होती है, हरिहर काका को ये समझ नहीं होती कि भाई केवल जायदाद के लिए उन्हें अपने साथ रखते हैं, तो शायद वे मृत्यु की डर से जमीन भाइयों के नाम लिख भी देते। लेकिन जब समझ हो जाती है, जब जानकारी हो जाती है, तो आदमी जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को भी चुनने को तैयार हो जाता है। तो अब हरिहर काका ने सोच लिया था कि ये सब उन्हें एक ही बार मार दें, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेसर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। अब हरिहर काका सोचते हैं कि जमीन नहीं लिखेंगे तो एक ही बार में उनके भाई उन्हें मार देंगे, लेकिन अगर वो जमीन लिख देंगे तो उसके बाद कोई उन्हें पूछेगा भी नहीं, और दुख की वजह से वो पूरी जिंदगी घुट घुट कर मरेंगे, पूरी जिंदगी दुख से व्यतीत करेंगे। और इस बात को सोचते सोचते उन्हें अपने ही गांव की एक विधवा स्त्री की याद आ गई। उसके पति का नाम रमेसर था। रमेसर की विधवा को बहला फुसलाकर उससे उसके हिस्से की जमीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली थी। तो जो रमेसर की विधवा थी, उसकी जो हिस्से की जमीन थी वो रमेसर के भाइयों ने उससे बहला फुसला के लिखवा ली थी। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। अखरने लगा मतलब कोई चीज बुरी लगने लगी। तो पहले तो उन्होंने खूब उसका सम्मान किया, उसका ख्याल रखा, लेकिन जब वो बूढ़ी हो गई तो 2 वक्त खाना देना भी उन्हें मुनासिब नहीं लगता था। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोगों देखकर सिहर जाते। दुर्गति मतलब बुरी दशा, सिहर जाना मतलब कांप उठना। अंत में रमेसर की विधवा को कोई पूछने वाला तक नहीं था। उसकी ऐसी बुरी हालत हुई कि गांव के लोग उसकी हालत को देखकर कांप जाते। हरिहर काका को लगता है कि रमेसर की विधवा ने
अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। पांव पकड़ना मतलब पांव धोना या सेवा करना। तो अब हरिहर काका ये महसूस करते हैं कि अगर रमेसर की विधवा ने अपनी जमीन रमेसर के भाइयों के नाम नहीं लिखी होती तो उसकी मृत्यु तक लोग उसकी सेवा करते, भले ही जमीन के लिए, भले ही किसी लालच के चलते, लेकिन लोग अंत तक उसकी सेवा करते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, गरजते मतलब गुस्से के साथ, गुस्से में तेजी के साथ, मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। तनिक मतलब जरा भी। तो अब हरिहर काका को गुस्सा आ गया और वे गुस्से में ही बोले, मैं अकेला हूं, तुम बहुत सारे हो, ठीक है तुम सब मिलकर मुझे मार डालो, लेकिन मैं अपनी जमीन का एक छोटा टुकड़ा भी तुम्हारे नाम नहीं लिखूंगा। तुम सब लोग ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से जरा भी कम नहीं है। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। तो इधर भाई भी वैसे ही उसी अंदाज में कहते हैं कि देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे तुम सीधे तरीके से लिख लो या फिर रोक कर लिख लो। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई मतलब मारपीट। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार करने लगे थे। प्रतिकार मतलब विरोध, प्रहार मतलब हमला। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। जूझना मतलब सामना करना। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो अब जब भाइयों ने देखा कि हरिहर काका मानने को तैयार नहीं है तो उन्होंने हरिहर काका के साथ मारपीट शुरू कर दी। अब हरिहर काका अपनी सुरक्षा के लिए उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था और हरिहर काका जब विरोध करते तो भाई उन पर हमला भी करते थे और हरिहर काका बेचारे अकेले थे और वे अपने भाइयों का सामना करने में असमर्थ थे। इसलिए अब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया। चेत आना मतलब होश आना कि मुंह तो उन्होंने पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। तत्क्षण मतलब उसी समय। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी। तो अब भाइयों को होश आया कि उनसे एक गलती हो गई है। हरिहर काका को मारने पीटने से पहले उन्हें उनका मुंह बंद कर देना चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने उसी समय हरिहर काका के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उनका मुंह बांध दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले ही हरिहर काका के चिल्लाने की आवाज गांव में पहुंच गई थी। तो जो उनके आस पड़ोस के जो लोग थे या जिन जिन लोगों तक उनकी आवाज पहुंची थी वो सब दालान में, आंगन में इकट्ठा होने लगे थे और जो ठाकुरबाड़ी के पक्षधर थे उनके माध्यम से भी ये खबर महंत जी तक चली गई थी। लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमकी। तो
हरिहर काका के घर के आंगन में जितने भी लोग अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे थे, उनको तो नाते रिश्तेदार या वो लोग आपस में समझा देते थे कि इनका अपना परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को कोई मतलब नहीं। लेकिन उससे पहले ही महंत जी ने इतनी फुर्ती दिखाई जितनी फुर्ती काका के भाइयों ने भी तब नहीं दिखाई थी जब महंत ने उनका अपहरण कर लिया था। वे तुरंत पुलिस को साथ लेकर आधम के वहां उपस्थित हो गए। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। तो अब जब पुलिस आ गई तो निजी मामले का सवाल ही नहीं रहा, कानून का सवाल बन गया था। घर तलाशी शुरू हुई, घर की तलाशी ली गई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरवाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। अब जब घर की तलाशी ली गई तो हरिहर काका उससे भी खराब हालत में मिले, जैसी हालत में वे ठाकुरवाड़ी में मिले थे। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। तो अब जब हरिहर काका को पुलिस ने बंधन मुक्त किया और हरिहर काका को लगा कि अब पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर है, तो उन्होंने बताया कि भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत अत्याचार किया है, जबरदस्ती अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं। भाइयों ने उन्हें बहुत मारा पीटा है, उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी, उनकी बहुत बुरी दशा की है, और अगर पुलिस थोड़ी देर नहीं आती तो भाई उन्हें मार मार कर उन्हें इतना मारते कि वे अपनी जान ही गंवा देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए। चंपत हो जाना मतलब भाग जाना। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए, रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। तो हरिहर काका के पीठ पर, माथे पर और पैर पर कई जगह चोट के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे, डर से कांप रहे थे। वृद्ध तो बेचारे थे ही, और अब जो उनके भाइयों ने उन्हें मारा पीटा था उस बात को वे सह नहीं पा रहे थे, इसलिए वे अचानक बेहोश हो गए। मुंह में पानी छींटे डालकर उन्हें होश में लाया गया। भाई, हरिहर काका के भाई और उनके भतीजे तो पुलिस के आते ही गायब हो गए थे, भाग गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 ही लोग आए थे, और बाकी जितने भी रिश्ते के लोग वहां पर थे वो सब भाग गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। तो हरिहर काका के साथ जमीन जायदाद को लेकर अब तक जितनी भी घटनाएं घटी थी, ये घटना आखिरी थी। अब हरिहर काका अपने परिवार के साथ ना रह करके एकदम अलग, अकेले रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। तो उन्हें जो ये पुलिस के जवान मिले हैं, उसके लिए भी जो प्रयास किया है वो उनके भाइयों ने और महंत ने किया। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरवाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे, और यही चिंता
महंत को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। तो असल में जो हरिहर काका को सुरक्षा मिली है, इसके पीछे भी उनके भाइयों और महंत का ही हाथ है, और इसमें भी उनका ही स्वार्थ है। और स्वार्थ क्या है कि भाइयों को ये चिंता लगती थी कि जब हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे तो महंत फिर से आएगा और उन्हें पकड़कर ले जाएगा। और कुछ ऐसी ही चिंता महंत जी को भी थी कि उन्हें लग रहा था कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर के उनके भाई फिर से उन्हें धर दबोचेंगे और जबरदस्ती जमीन अपने नाम लिखवा लेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर, नेपथ्य कहते हैं रंगमंच के पीछे से, नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा करके और पैसे खर्च करके पूरी सहायता पहुंचाई। तो जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए मांग की, तब भले ही पीछे से उनके भाइयों ने भी और महंत जी ने भी पूरी सहायता पहुंचाई थी, उनकी पूरी मदद की थी और अपनी तरफ से रिश्वत दे करके, पुलिस को पैसे दे करके उनकी सुरक्षा के लिए 4 जवान तैनात करवाए थे। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। ये हरिहर काका के भाइयों और महंत ने जो सहायता की थी, उसका ही परिणाम था कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 4-4 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जहां तक उन्हें समझ है कि फिलहाल हरिहर काका को पुलिस की सुरक्षा जरूर मिली है, लेकिन उनकी असली सुरक्षा कौन कर रहा है? उनकी असली सुरक्षा ठाकुरबाड़ी का महंत और उनके अपने भाई कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुरबाड़ी के जो साधु संत हैं, उन्हें इस बात की चिंता है कि हरिहर काका के भाई जमीन अपने नाम ना लिखवा लें, और वहीं भाइयों को चिंता है कि महंत कहीं फायदा न उठा लें। तो इसीलिए ठाकुरबाड़ी के संत और हरिहर काका के भाई अपनी अपनी तरफ से पूरी तरह से सावधान हैं, सतर्क हैं कि उनमें से कोई या उन दोनों में से कोई या गांव का कोई अन्य व्यक्ति आकर के जबरदस्ती हरिहर काका से जमीन अपने नाम न करवा ले। और इसके साथ ही साथ उनके भाई और महंत दोनों पुनः हरिहर काका का ध्यान अपनी ओर खींच लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों फिर से उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे हैं और उनके साथ अच्छी तरह से बातें करने लगे हैं। दोनों इस कोशिश में फिर से लग गए हैं कि किसी तरह से वे हरिहर काका की जमीन अपने नाम लिखवा लें। तो आइए बच्चों, अभी तक हमने कहानी का जो अंश पढ़ा है उसके शब्दार्थ पर नजर डालते हैं। अखरना, अखरना का अर्थ होता है बुरा लगना, दुर्गति, बुरी हालत। पखारना, पखारना कहते हैं धोने को, धोना। हाथापाई, मारपीट। प्रतिकार, प्रतिकार का अर्थ होता है विरोध। धर दबोचना, पकड़ लेना। नेपथ्य, रंग मंच के पीछे की जगह। सद्भाव, अच्छा व्यवहार। बच्चों, आज हमने पाठ में देखा कि समाज में सुखी जीवन जीने के लिए रिश्ते नातों का बहुत महत्व है।
आज कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ बुजुर्ग भरोसा करके अपनी जमीन जायदाद अपने रिश्तेदारों के नाम लिखवा देते हैं, परंतु बाद में उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं रहता। बच्चों, जो मनुष्य है सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए हमें अपने रिश्ते नातों को निभाना पड़ता है। एक सुखी जीवन जीने के लिए रिश्ते नाते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन आज अगर हम अपने आसपास नज़र डालें तो हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ बुजुर्ग लोग अपनी जमीन जायदाद अपने किसी रिश्तेदार के नाम लिखवा लेते हैं। तो पहले तो लोग उन्हें पूछते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग ऐसे लोगों को पूछना तक पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोग बाद में दुखी हो जाते हैं। ठीक है, उनकी सेवा करने वाला, उनका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं रहता। तो केवल संपत्ति के लिए रिश्ते नाते निभाना, केवल धन जायदाद के लिए रिश्ते नाते निभाना उचित नहीं होता। ठीक है, हमें रिश्ते नातों की अहमियत समझनी होगी। बच्चों, मैं समझती हूँ कि आज की कहानी का अंश आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।